कोई आंखें बंद कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ही आप पाकिस्तान को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से अगर लोग अगवा हो रहे हैं और उनके कोई हकूक़ नहीं हैं, तो फिर आप ये तो पाकिस्तान की रियासत की दुश्मनी कर रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं। तो इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और फिर जिस तरह से अदालती अहकामात की परवाही नहीं की जा रही, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो है वो उनकी ज़मानत हुई हुई है और उनके घर के ऊपर आपने देखा किस तरीके से उनके घर के दरवाजे तोड़े गए। हसान न्याजी, अली अमीन गंडापुर, ये तमाम लोग वो हैं जिनकी अदालतों ने ज़मानतें ले ली और उसके बावजूद जो है उनको रिहा नहीं किया जा रहा। सो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। और ये सिलसिला अमूमी मुकदमात से शुरू होकर अब हाई प्रोफाइल केसेस तक, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो एक ऑब्जर्वेशन दी है वो बड़ी साहिब ऑब्जर्वेशन है। उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत, और इसी तरह से तमाम जो अदालतें हैं उनके अहकामात जो हैं अगर अमल नहीं होता तो फिर तो आपका जुडिशल इदारा ख़त्म हो गया। आज परवेज़ इलाही साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने फ़ैसले इम्प्लीमेंट भी कराएँ। सिर्फ फ़ैसला कर देना काफ़ी नहीं है, फ़ैसला अगर अमल दरामद ही उसके ऊपर नहीं होगा तो आपका इदारा बहैसियत इदारा आप जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए तमाम जज साहबान जो फ़ैसला दें उसके ऊपर उन्हें अमल दरामद कराना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कल मरियम नवाज़ ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मज़ाहिर नकवी साहब को, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को एक मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। और अभी अगर आप देखें तो नून लीग क्या कर रही है, वो इन 3 जज साहबान को ख़ुसूसी तौर पे टारगेट कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अभी एलिवेट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन जजेस को ख़ुसूसी तौर के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर है। अब मसला क्या है, मरियम नवाज़ जो हैं वो क्यों इन जजेस को टारगेट कर रही है, नून लीग क्यों इन जजेस को टारगेट कर रही हैं, ख़ुसूसन चीफ जस्टिस को और 2 जजेस को क्यों टारगेट कर रही हैं? उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ये नहीं है कि मुल्क में इलेक्शंस का कोई मामला है उनके पास, उसकी वजह ये भी नहीं है कि वो कोई उनकी ज़ात के हवाले से कोई इशू है। ये तमाम कैंपेन सिर्फ एक मकसद के तहत हो रही है और वो मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिज़ोल्व हो जाए और वो अपना फ़ैसला ना दे। वो 1100 अरब रुपए का फ़ायदा जो शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने लिया है, जिसको हम कहते हैं कि NRO 2023 है, 2023 का NRO है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखते हैं मखसूस ऑडियोज़ आ रही हैं, वो एक ही मीडिया ग्रुप के लोगों के साथ बन के वो ऑडियोज़ आ जाती हैं और फिर उनको जो है वो फैलाया जाता है। और मरियम नवाज़ ऑन रिकॉर्ड है ये कहने के ऊपर कि उनके पास वीडियोस भी हैं। तो इसलिए हमें वीडियोस के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जजेस की वीडियोस भी वो मरियम नवाज़ ला सकती हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज़ की, नवाज़ शरीफ की, हसन नवाज़ की, हुसैन नवाज़ की एंड शहबाज शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अमेंडमेंट्स को कालअदम करार दे दिया और वो सारे मुकदमे बहाल हो गए जिनके ज़रिए 1100 अरब रुपया रियासत पाकिस्तान का इन 3 ख़ानदानों में बांट दिया गया, उसके नतीजे में जो रजीम चेंज का पूरे ऑपरेशन में इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है जिसके लिए ये हुकूमत में आए। इसीलिए मेन फोकस किया जा रहा है इन जज साहबान को। मैं इन जज साहबान को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर इस वक्त आवाम देख रही है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपके पीछे खड़ा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल में कुछ वकला जो हुकूमती ग्रुप है उसको इस्तेमाल करके जो आपके ऊपर बातें की जा रही हैं उसको मुस्तरद किया है बार एसोसिएशंस ने।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया है, लाहौर बार ने इसको मुस्तरद किया है। 96 बार एसोसिएशन जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो सुप्रीम कोर्ट के हक़ में रेजोल्यूशंस कर चुकी हैं। उसके साथ पाकिस्तान के जो टॉप लॉयर्स थे, जिन्होंने 50 लॉयर्स जो इकट्ठे हुए लाहौर में, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे एलामिया जारी हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ इस मामले के ऊपर खड़ा होने का अयादा किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और जजेस को कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके पीछे खड़ा है और वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए और किसी ब्लैकमेलिंग में आए बगैर आज़ादाना फ़ैसले जो हैं वो अपने करें। ये मामला जिस तरह लॉर्ड ह्यूज़ ने कहा था अमेरिका के चीफ जस्टिस ने कि जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला दे देगी तो उसको इम्प्लीमेंट कराना पाकिस्तान अमेरिका के लोगों का काम है। इसी तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे देगी, आप आइन और कानून के ऊपर खड़े होकर फ़ैसला दें, इम्प्लीमेंट कराना पाकिस्तान के लोगों का काम है। अगर पाकिस्तान के लोग अपने आइन की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर अपने हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, तो फिर हमें कौम कहलाने का हक़ ही हासिल नहीं। फिर तो जैसे सूडान में, अफ़गानिस्तान में, इन मुल्कों में पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? हमारा आइन है जो 50 साल से एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है। अगर आपने वो कंसेंसस ही ख़त्म कर देना है, अगर आपने वो इत्तफ़ाक़ राय ख़त्म कर देना है और पाकिस्तान के अंदर भी हमने कोई आइन और कानून को, पासदारी को, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना है, तो फिर तो हम एक हजूम है। और हजूम का तो कोई जो है वो हकूक़ नहीं है। वो फिर तो आप एक जंगल है, जंगल में तो जो मर्ज़ी कर ले, फिर तो आइन कानून ख़त्म हो गया। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने आइन को बचाना है, ये ज़िम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने फ़ैसलों पे अमल दरामद कराना है, ये पाकिस्तान के लोगों का फ़र्ज़ है। और जिस तरह कल इमरान खान ने कहा है कि अगर आइन नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फ़ैसला करेंगी, गलियाँ फ़ैसला करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि अगर सड़क और गली के ऊपर पाकिस्तान के लोग नहीं निकल सकते अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए, अगर पाकिस्तान के आइन को ख़त्म कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लोग घरों में बैठे रहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लोग घरों में बैठे रहते हैं, फिर हमारा हक़ ही नहीं है कि हम किसी हकूक़ के लिए अपनी बात करें। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों को अपने हकूक़ के लिए ख़ुद बाहर निकलना होगा। और इंशाअल्लाह हमने 1 साल से इस तहरीक को हर तरीके से लीड किया है और हम इस तहरीक को आगे भी लीड जो है वो करेंगे। मरियम नवाज़ की जो और आज भी जो इनकी जो तमाम कोशिशें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट से फ़लाना जज जो है वो बेंच से हट जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तो आधी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर रेफरेंसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जज जिनके ऊपर रेफरेंसेस हैं वो हट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो बंद हो जाएगी, और यही आप चाहते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। जो बेंच बनाना इख्तियार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वो अपने मुताबिक चलें और पूरा पाकिस्तान उनको देख रहा है। मर्ज़ी के बेंच बनवाने का शौक़ पुराना है, ये रफ़ीक तारड़ के ज़माने से बेंच बनवाना और फिर मलक क़यूम के ज़माने से बेंच बनवाना, इस हुकूमत के में शामिल जो शहबाज शरीफ हैं और कंपनी है उनका पुराना ये रवाज है कि वो बेंच बनवाते हैं और बातें करते हैं कि क्या होगा क्या हो गया। मैं देख रहा था कि शौकत सिद्दीकी साहब की कल इंटरव्यू चला था। मेरा ज़ाती तौर पे वैसे शौकत सिद्दीकी साहब के लिए एहतराम है, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन इशू ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब तो जो पनामा की बात कर रहे थे, पनामा की एविडेंस जो है वो तो आपके सामने लंदन में खड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की बिल्डिंगें हैं वही पनामा है ना, और क्या पनामा है। नवाज शरीफ उसी में ही उनको सज़ा हुई है पनामा में। तो जो आजकल हो रहा है और वो जो जजेस के साथ और फिक्सेशन में हो रही है और जिस तरीके से यहाँ पे दबाव डाला जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो तो कुछ भी नहीं है जो वो बात कर रहे थे। बहरहाल लेकिन एक माफिया जो है उससे इस वक्त मेरा ख्याल है जुडिशरी एक बाकायदा माफिया से उनका मुकाबला है। ये जो हमने देखा था कि जो ये ड्रग लॉर्ड्स होते थे बाहर क्यूबा में, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में, वो तो सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को उन्होंने बम भी मार दिए थे। ये भी बम भी मारना चाहते हैं वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ तकल्लुफ़ कर रहे हैं कि इधर उधर से कभी कोई लॉयर लीडर ले आते हैं, वो कह देता है ये कर दें वो कर दें। इनकी कोई हुकूमत के जो पे रोल के ऊपर वकला है उनकी कोई आवाज़ की कोई हैसियत नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को उनकी जो है वो सुननी चाहिए।
कल मरीम नवाज़ ने एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया, उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो हैं वो फ़ाइलों पर दस्तखत करवाने के पैसे ले रही थी। अब जो भी आदमी पाकिस्तान में या जो भी तरीके इंसाफ का है उसको मालूम है कि जो खान साहब की अहलियाँ हैं उनको कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। वो कभी सवाए पनागाहों के दौरों के लिए या जो गरीब तरीन लोग जिनके ऊपर इतना एक्सेस नहीं होता या ध्यान नहीं जाता, सवाए वहाँ जाने के कभी उन्होंने कोई सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लिया, कभी किसी से कोई बात ही नहीं की है। और उनके ऊपर मरीम नवाज़ मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। इसलिए हमने फ़ैसला किया है, बुशरा बेगम ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरीम नवाज़ को भेजा जा रहा है जिसमें उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, फ़ौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, क्योंकि यहाँ पे जो हरजाने वगैरह है वो तो आ ही नहीं रहा। लिहाजा रेपुटेशन को डैमेज करने के ऊपर उनके ऊपर जो है वो क्रिमिनल केस करने का फ़ैसला किया है। और ये बुशरा बीबी की तरफ से ये नोटिस जो है वो मरीम नवाज़ को आज भेजा जा रहा है। उसके साथ मैं ये भी, कल भी एक जाली खबर चलाई गई, कहा गया कि जो इमरान खान के दौरे हैं उनके ऊपर जो है वो पैसे जो हैं वो बड़े ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च हो गए हैं। ये उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा जो खान साहब के दौरों का डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं उसके ऊपर भी मैंने आना है, क्योंकि ताकि उसकी भी हमें बता दें, क्योंकि इमरान खान के दौरों के ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे कम खर्च हुआ। और वो भी डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपके सामने ही रखना चाहता हूँ कि जहाँ पे क्या खर्च हुआ, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। इन द मीन टाइम वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। इन द मीन टाइम आ जाइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ। पाकिस्तान में यूँ लगता है कि अवाम की तौहीन नहीं होती, बाकी हर जगह हर शख्स की तौहीन हो जाती है। और स्पेशली हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो तौहीन के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव हैं और बड़ी उनको दुख होता है कि उनकी तौहीन कैसे की जाए। देखिए, इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, डंडे के ऊपर इज़्ज़त नहीं कराई जा सकती। इज़्ज़त कराने के लिए आपको अपना कंडक्ट बेहतर करना पड़ता है, अपने काम बेहतर करने पड़ते हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब से इस ओहदे के ऊपर बैठे हैं उन्होंने अपने कंडक्ट से अपने ओहदे का वक़ार कम किया है, अपने इदारे को उन्होंने ख़त्म ही करके रख दिया है। और जो उनकी एक एफिलिएशंस हैं जिसके ऊपर वो बार बार प्राउडली कहते हैं कि उनकी एफिलिएशंस हैं, उसमें भी उन्होंने उनकी भी इज़्ज़त में इजाफा नहीं किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगर आज वोट के हक़ से महरूम हैं तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है। 1 करोड़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है आज वोट के हक़ से महरूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये की वजह से। आज पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शंस के राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात है। और अब जो उन्हीं के महकमे के लोगों के ज़रिए जो चीज़ें अब बाहर आई हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। और आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो उनकी ज़ात के ऊपर चीज़ें हैं वो क्या आई हैं। इससे पहले ज़ाहिर है कि आप देखें कि उनका रवैया, चाहे वो निगरान हुकूमतों के क़याम की बात हो, चाहे वो आपकी जो इलेक्शंस के अंदर जो मशीन के ज़रिए वोटिंग की बात हो, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का मामला हो, चाहे फंडिंग केस का मामले हो। आप देखिए पीटीआई का फंडिंग केस आया, उसके ऊपर एडजुडिकेशन हो गई, वो अदालतों से उड़ भी गया। पीपल्स पार्टी और नून के केस की फंडिंग केस किधर है, वो क्यों नहीं आ रहे? आप जाते हैं वहाँ पे, वो कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस लोगों को याद भी नहीं रह गए कि वो किधर चले गए। ये तो तमाशा लगा हुआ है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जो है वो केसेस चलाने हैं। हमारे इस्तीफ़ों के ऊपर जिस तरीके से जो है वो इन्होंने कंडक्ट उनका किया, सेनेट इलेक्शन के दरमियान अंदर ज़मीर फरोशी की हौसला अफजाई का मामला हो, रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान सिंध असम्बली में, सिंध हाउस में जो मंडियाँ लगी उस पर खामोशी का मामला हो। इलेक्शन कमिश्नर ने तय किया कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई, और मैं हैरान हो जाता हूँ, 70-72 उनकी उम्र है, कितना अरसा बंदे ने ज़िंदा रह जाना होता है। कोई अपनी लेगेसी का ध्यान करता है, कोई बंदा जब सोचता है कि जब मैं जाऊँगा
तो पीछे क्या छोड़ के जाऊंगा अपनी औलाद के लिए, कोई अपने ख़ानदान के लिए, कोई चीज़ तो फ़ख्र की छोड़ के बंदा जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये अभी तक उन्हीं कामों में जो है वो लगे हुए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया। देखें, पहली बात कि आर्टिकल 221 के तहत जो इलेक्शन कमीशन में जो तैनातियाँ है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का था, यानी 5 मेंबरान ने ये तकर्रियाँ करनी थी। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद अपने पास ले लिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी उसकी जो है वो कोई उन्होंने उसकी नहीं बनाई, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो नहीं किया गया। अकाउंट्स ग्रुप के रिटायर्ड अफसर हैं मंजूर अख्तर मलिक साहब, वो रेलवे सेक्रेटरी थे जब ये, तो उस वक्त भी उनके साथ थे। उनको एडिशनल सेक्रेटरी एडमन तैनात किया गया और कोई इश्तिहार भी इस ज़मन में नहीं दिया गया। खालिद सदीकी नाम के एक शख्स को ग्रेड 20 में ADHR तैनात किया गया और उसकी तसद्दुक़ के लिए भी जो है वो कोई इश्तिहार और उसकी तकर्री कॉन्ट्रैक्ट पे कर दी गई। कोई उसका वो भी सिर्फ ये है कि उसकी कराबतदारी है, उनकी दोस्ती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो साहब भी अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो मंजूर अख्तर मलिक साहब हैं, इनके रिश्तेदार हैं और रेलवे से असिस्टेंट रिटायर हुए हैं मलक महबूब अली। इनको डिप्टी डायरेक्टर बजट में 18वें ग्रेड में तैनात कर दिया गया। 18वें ग्रेड की नौकरी दे दी है, कोई नौकरी नहीं। यही कोई पॉलिटिशियन किसी ने दी होती, अब तक वो नैब के चक्कर लगा रहा होता और सारी चीज़ें जो हैं वो कर उसका हो गया होता। खुरम शहजाद नामी एक शख्स जो है वो भी यहाँ पे लीगल कंसल्टेंट था जब वो रेलवे में थे। उनको 20वें ग्रेड में एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ तैनात कर दिया गया। और अब खुरम शहजाद का पहले ऐड दिया गया था, वो पूरा नहीं होता, फिर खुरम शहजाद से लेके एक बाकायदा उसको एक फ़ोटोकॉपी बना के कि खुरम शहजाद नहीं लगना है, वो इश्तिहार जो है वो छापा गया। इसी तरह से DG लॉ की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया है। DG पॉलिटिकल फाइनेंस भी एक रिटायर्ड अफसर है, उसको भी इसी तरीके से जो है वो लगा दिया गया। DG डेवलपमेंट को भी बगैर किसी इश्तिहार के कॉन्ट्रैक्ट पे कमीशन में जो है वो भर्ती जो है वो किया गया। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तश्कील दिया गया है जो इस वक्त लाखों रुपया तनख्वाहें जो है वो ले रहा है और उसके लिए भी कोई तरीक़ाकार जो है वो नहीं बनाया गया। इसके साथ एडिशनल सेक्रेटरी एडमन जो बुनियादी तौर पे AGPR का था और उसको जो है वो डेपुटेशन पर इलेक्शन कमीशन में तैनात जो है वो ले आए ताकि उनको जो है वो बड़ा उसको उधर दिया जा सके। 2021 में ग्रेड 17 के इलेक्शन ऑफिसर्स की भर्तियां हुई। 65 से 75 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। सिलेक्शन के दौरान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी मैंने पैनल में बैठना है, वो पैनल में बैठ गए और सारे लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने कर लिए। और सरगोदा से भी इन्होंने जहाँ से वो हैं वहाँ से लोग जो हैं वो वहाँ पर भर्ती हो गए। अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके बेटे को भी मुलाजमत जो है वो वहाँ यहाँ पे दिलवा दी। वो उस वक्त CDA में छोटे ग्रेड के ऊपर था, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन में ले आए, उसको बड़े ओहदे के ऊपर दिलवा दी। एक खातून ऑफिसर हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ काम कर चुकी थी, उनको 19वें ग्रेड में वो उनको डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस लगा दिया गया है। अब ग्रेड 20 का एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन का ऑफिस भी उनको सौंप दिया गया है। ग्रेड 17 के 3 अफसरान को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुपरसीड कर दिया कि ये वो उनकी हमें शक्लें पसंद नहीं हैं। इसके साथ मोहम्मद सदीक नाम के एक अफसर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हटाकर रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया और फिर उसे फ़ौरन उठा के बकर भेज दिया और फिर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोस्तान में पहुँचा दिया कि और वहाँ कोस्तान में तकरीरी के ऑर्डर्स मिले, उसको दिल का दौरा पड़ा, वो बेचारा वहीं पे उसकी डेथ हो गई। इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चल रहा है। फ़कीर मोहम्मद जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लकी मरवत थे, इसे बलूचिस्तान के ज़िला वशोक में जो है वो फेंक दिया गया। इसके साथ इंज़बाती कार्रवाइयों के ऊपर भी जो है जो लोगों की वहाँ पे हैं हालात वो बड़े ज़्यादा बुरे हैं। सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जो इस वक्त कोई तुक्की नहीं बनती थी कि इन्होंने 6 करोड़ रुपए की लागत से एक नया इलेक्शन कमीशन साहब ने अपना दफ्तर बनवाया। एक तरफ हमारे पास कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं हैं, पहले इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इश्तिहार दे दिया अपने घर बनवाने के लिए और फिर 6 करोड़ रुपए का अपना दफ्तर बनवा दिया इलेक्शन कमीशन में। एक तरफ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, कुछ करने को नहीं है, दूसरी तरफ आप ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं जैसे बाप का माल है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। फिर ज़िला सरगोदा में इन्होंने 4 कनाल ज़मीन खरीदी 32 करोड़ रुपए की
और कहा गया कि जनाब ये वहाँ पे जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है वो बना रहे हैं, 32 करोड़ की तो खाली ज़मीन है, उसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सरगोदा में इतना बड़ा ऑफिस जो है इलेक्शन कमीशन का, उसकी तो कोई समझ ही नहीं आती कि क्या तुक है। इसी तरह से जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर की तैयारी की गर्ज से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया, उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है और वो प्रोजेक्ट का पता ही नहीं है कि किधर है, और अब 12 करोड़ रुपया उस फर्म को अलहदा दे दिया गया है। अच्छा, अब ये इससे पहले भी हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया हुआ है एजाज चौधरी साहब ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नया रेफरेंस कल तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रही है, और जिसमें हम चीफ जस्टिस साहब से ये इस्तदा करना चाहते हैं कि सर देखिए, इस तरह से इस वक्त जो आपके अहकामात को अगर डिफीट हो रही है तो इलेक्शन कमीशन की वजह से, इलेक्शन कमिश्नर की वजह से हो रही है। ये कोई तरीका नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पॉलिटिकल पार्टी का क्रोनी बन के वो जो है वो प्ले अराउंड करे, और पूरे पाकिस्तान को एक जो है वो आपने एक बना दिया है कि जैसे हमें लग रहा है कि हम कोई दहशत गर्दों के रहमो करम के ऊपर चले गए हुए हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव दहशत गर्दी हो रही है, जहाँ पे लोगों को इस तरह से उठा के ले जाया जा रहा है, पॉलिटिकल राइट से महरूम किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन हुकूमत की इस साजिश में कि लोगों को वोट के हक से महरूम किया जाए मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल है। लिहाजा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू नहीं कर सकते, और इसलिए इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जाए, और ये इंशाल्लाह और केस, और इसको जल्दी चलाना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा पहला रेफरेंस भी जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस रेफरेंस के ऊपर भी बात नहीं हुई है, और इसके ऊपर भी जो है वो बात जो है वो नहीं हो रही। अब मैं सिर्फ आना चाहता हूँ ये जो इमरान खान साहब के दौरों के ऊपर जो बात की गई। इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एक सादगी की, और जो मामलात हैं, जो बाकी मामलात थे, उनकी एक ऐसी रवायत कायम की जो उनके बाद ना पहले कभी किसी ने की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक शफाफ हुकूमत दी। आज आप देखिए कि इनको क्यों ब्लास्मी लॉज के सहारा लेना पड़ रहा है। आज इमरान खान साहब के ऊपर जो 121 केसेस हैं, उनमें एक केस नहीं है मालियाती बदनवानी का। ये पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक इसके ऊपर फ़ख्र कर सकते हैं, पूरी काबीना के ऊपर 1 रुपये का केस नहीं है मालियाती बदनवानी का। तमाम लोगों के ऊपर क्या केसेस हैं, एंटी टेररिज्म के, किसी एंटी टेररिज्म के, ब्लास्मी के केस कर दो, एंटी टेररिज्म के केस कर दो। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि फ़ख्र है पीटीआई को इमरान खान के ऊपर और अपनी लीडरशिप के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने हुकूमत की है। 75 साल में इससे क्लीन गवर्नमेंट पाकिस्तान में ना कभी आई, और अब भी उसके बाद भी जो है ये जो हालात है उसमें कोई इसका तसव्वुर नहीं मिलता। इमरान खान के दौरे से पहले नवाज शरीफ साहब 4 अरब 31 करोड़ रुपया, आसिफ जरदारी 3 अरब 16 करोड़ रुपया, शहबाज शरीफ 8 अरब 72 करोड़ रुपया, शाहिद ककान अब्बासी 35 करोड़, यूसुफ रज़ा गिलानी 24 करोड़, राजा परवेज़ अशरफ 3 करोड़, ममनून हुसैन 3 करोड़, 17 अरब 13 करोड़ के इन्होंने जो है वो सिर्फ दौरे किए थे। आसिफ जरदारी के दौरे के ऊपर 1 अरब 42 करोड़, नवाज शरीफ के ऊपर 1 अरब 83 करोड़, शाहिद ककान के ऊपर 25 करोड़ रुपया जो है वो खर्च जो है वो आया था। ये अभी हम आपको ये फिगर सारी जो है वो मैं जारी कर दूंगा। इमरान खान के जो दौरे हैं उनकी, अब ये मैंने आपको उनके दौरों की तफसील बताई है, जो कोई भी अरब रुपए से कम का नहीं। इमरान खान के अमेरिका के दौरे के ऊपर 1 करोड़ 77 हज़ार रुपये खर्च आया, अफ़गानिस्तान के दौरे के ऊपर 14,40,000 रुपये खर्च आया, स्विट्ज़रलैंड के दौरों के ऊपर जो 2 थे 1 करोड़ 2 लाख रुपये खर्च हुए, और चीन के दौरे के ऊपर 9 लाख रुपये खर्च हुए। टोटल इमरान खान के दौरों के ऊपर 17 करोड़ रुपये खर्च हुए, और नवाज शरीफ के दौरे के ऊपर 4 अरब 31 करोड़ रुपया, आसिफ जरदारी के ऊपर 3 अरब 16 करोड़ रुपया, और शहबाज शरीफ के ऊपर 8 अरब 72 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जस्ट अ कंपैरिजन मैं आपको दे रहा हूँ, इमरान खान के मजमूई दौरों के ऊपर 17 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए, और नवाज शरीफ के दौरे के ऊपर 4 अरब 31 करोड़, आसिफ जरदारी के दौरे के ऊपर 3 अरब 16 करोड़, शहबाज शरीफ के दौरों के ऊपर 8 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च हुए। और आप 2 होंगे। दूसरी चीज, आइन ये
हैं कौमी असम्बली में। मतलब इससे बड़ा कोई मजाक होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ के ऊपर जो है वो निकले हुए हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसे ऐसे मुल्क भी देख लिए हैं जिनके स्पेलिंग भी उनको नहीं आते होंगे, और जब देखें वो जहाज़ में बैठे हुए हैं, वो रवाना हुए हैं, कोई समझ नहीं आती क्यों जा रहे हैं, उधर क्या हो रहा है, और वहाँ पे जाके हमें तो पता भी नहीं उन्होंने क्या किया है, क्योंकि हम उनके दौरों के हमें तो नहीं पता कि कोई आउटकम क्या निकला हो। अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात तबाह हो गए हैं, सऊदी अरेबिया यूएई जो है उनके साथ ताल्लुकात आपके सामने हैं, चाइना से आपके ताल्लुकात आपके सामने हैं। एक तरफ सफारती तन्हाई है, दूसरी तरफ बजट जो है वो इनका इतना बढ़ गया है। बहरहाल इंशाल्लाह ये पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी देखें, बात यह है, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, नून लीग की इंटरनल सियासत जो है वो मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचा रही है। जो मरीम नवाज़ का एक ग्रुप है, उसके साथ ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल हैं, जावेद लतीफ़ वगैरह हैं, ये नुकसान पहुँचाने के लिए इसहाक डार को, साद रफ़ीक को, आज़म नज़ीर तारड़ को अहमकाना बयानात दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे ना बढ़े। जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उन्होंने कोशिश की है कि मामला जो है वो आगे बढ़े, और मेरा ये ख्याल है कि अब देखते हैं कि नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किधर जाती है और ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। नहीं, मुज़ाकरात आज का दिन आखिरी दिन है, इसके बाद नहीं हो। हम तो तयन वक्त का नहीं कर सकते, लेकिन आइन ने तयन किया हुआ। मसला यह है कि आइन के मुताबिक आप इंतखाबात को आगे 14 मई से आगे पंजाब के इलेक्शंस नहीं हो सकते, और अगर आप 14 मई से आगे लेके जाना चाहते हैं उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए। और जब तक सियासी जो आखिरी में भी चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था कि अगर आप आपस में बातचीत करके कोई हल निकाल सकते हैं तो फिर जाहिर है कि आपको आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। आइन मौजूदा आइन के होते हुए तो आप 14 मई से आगे नहीं जा सकते। मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर आइन ख़त्म होता है और इलेक्शंस का राइट ले लिया जाता है पाकिस्तान के लोगों का फिर सड़क फैसला करेगी कि हम अपने हकूक़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम तहरीक नहीं चला सकते, पाकिस्तान के लोग घरों में बैठे रहेंगे, तहरीक नहीं चलेगी। अगर आपने अपने हकूक़ मांगने से मिलते हैं, घरों में बैठे रहने से तो नहीं मिलते, तो इंशाल्लाह हम लीड करेंगे। और जिस तरह से अवाम ने इसको हमेशा सपोर्ट किया, आप देखेंगे अवाम सपोर्ट करेगी। जी मज़ बन सकती है बात, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अभी देखते हैं कि नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किस तरह से प्ले अप करती है। नहीं, अभी देखते हैं ना, हमें तो 14 मई से आगे कबूल नहीं है, चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं।